हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हमने आपके हिस्ट्री का चैप्टर 4 शुरू किया था, दैट इज़ योर ट्रैवल्स, द कूस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। और इस चैप्टर में हमने ट्रैवल्स के बारे में स्टडी करते हुए बिरसा साहब के बारे में जाना, जो कि एक बहुत ही बहादुर ट्राइब थे, छोटा नागपुर झारखंड के। और वे अपने आप को गॉड के प्रतिनिधि मानते थे, यानी जिनको कि भगवान द्वारा भेजा गया है लोगों की रक्षा करने के लिए। प्लस लोगों का ऐसा विश्वास है कि उनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं। और बिरसा साहब जो कि आपके छोटा नागपुर के ट्राइब थे, उनके अलावा बाकी जो और अन्य ट्राइब थे जैसे संथाल्स और ओयंस, इन सब की जो समस्याएं थी वो सब एक जैसी थी। ये सब किससे पीड़ित थे? ब्रिटिश रूल से। ओके। और इन्हीं की वजह से उनको लगता था कि उनका जो आम जीवन शैली है, जिस प्रकार से वो इतने सालों से आराम से रहते आए थे, परंपराएं थी, वो सब उनकी किससे उनका जो धर्म था वो सब जो है ब्रिटिश के आने के बाद जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। और उनकी जो जिंदगियां थी वो सब खतरे में पड़ गई हैं। और जो बिरसा साहब थे वो जो है इन समस्याओं का निवारण करना चाहते थे। ठीक है। अब इसमें आपने ये भी देखा था कि जो आपके ट्राइब्स थे वो किस प्रकार से ब्राह्मण से बहुत अलग थे। यानी ब्राह्मण्स में जो सबसे मेन चीज़ होती है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, जो एक वर्गीकरण होता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, वो जो है ट्राइबल सोसाइटीज़ में नहीं पाया जाता है। क्योंकि ट्राइबल सोसाइटीज़ के जो कस्टम्स और राइटुअल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं ब्राह्मणास से। क्योंकि उनके यहाँ पे इतने शार्प सोशल डिविजन्स नहीं होते, यानी कास्ट सोसाइटी जो होती है वो ट्राइबल्स में नहीं पाई जाती हैं। इनमें जो है आपकी जो निशिप होती है, यानी रिश्ते जो होते हैं, ठीक है ना, माता पिता के, बच्चों के, भाई बहन के, चाचा मौसा, ये सब, ये सारे रिलेशंस इनके बीच में कॉमन पाए जाते हैं। यानी वो जो कि आप किसी परिवार में पैदा हुए तो वो रिलेशन जो आपको मिले, फिर जब किसी व्यक्ति की कहीं शादी हो गई तो वो रिलेशन जो बने, तो वही सब जो है इनके यहाँ पर शेयरिंग मानी जाती है। ओके। अब जो आपके ट्राइब्स हैं, ठीक, तो इनके बारे में और आप लोगों ने पढ़ा कि इनकी जो जीवन शैली किस प्रकार की थी, यानी ये लोग किस प्रकार के कार्य किया करते थे। तो इसके अंतर्गत हमने पहले देखा था कि अ, सबसे पहले ट्राइबल का एक ग्रुप था जो कि झूम कल्टीवेटर कहलाता था। यानी यहाँ वहाँ घुमंतू प्रकार के लोग जो कि घूम घूम के खेती का कार्य किया करते थे। और इसमें जो आपने पढ़ा था झूम कल्टीवेशन, जिसको कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक, कि यहाँ पे पेड़ों की जो कुछ हिस्से थे उसको काट के गिरा देते थे, फिर उसको जला के, फिर उसकी जो ऐश थी जिसके अंदर पोटैश हुआ करते थे उसको मिट्टी में मिक्स करते थे। ओके। ताकि आपकी सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाए। एंड देन व्हाट दे हैव डन, दे डिड नॉट डू द प्रॉपर प्लॉइंग, यानी बहुत अच्छे तरीके से गुड़ाई करना, फिर उसमें बीज डालना, ये सब काम ये सब नहीं करते थे। वो बस मिट्टी को थोड़ा सा तैयार करते थे, ठीक है, होए की मदद से। और उसमें जो सारी सीड्स थे, जो बीज थे, उसको छींट दिया करते थे। ओके। और उसके बाद जब इनकी फसल तैयार हो जाती तब वो दूसरे खेत की तरफ चले जाते। और ये जो खेत जिसमें लोगों ने खेती की थी, इसको जो है ये कुछ सालों के लिए छोड़ देते थे ताकि उसकी फर्टिलिटी दोबारा रीगेन हो सके। ओके। अब ये जो आपके शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थी ये मुख्यतः है आपके हिली एरियाज में पाए जाते थे। ओके। नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक। अभी इनका जो दूसरा एक्टिविटी आपने देखा वो है आपका हंटर्स एंड गैदरर्स, यानी ये वो ट्राइब्स हैं जो कि आपके यहाँ वहाँ घूम के शिकार किया करते थे जानवरों का। और जंगल में घूम के इनको जो भी उत्पाद प्रोड्यूस मिलता था उसको इकट्ठा करते थे और इस्तेमाल करते थे। ओके। अब इसमें एक खोंस जाति के बारे में आपको बताया गया, ट्राइब के बारे में, जो कि उड़ीसा के माने जाते हैं। तो इनका जो काम था वो नित्य प्रतिदिन का ये था कि ये ग्रुप्स में एक साथ मिलके शिकार खेलने जाते, फिर जो भी मीट इनको मिलता वो आपस में उसको बाँट लिया करते थे। इसके अलावा जो फल-फूल, कंद-मूल जो भी मिलता था इनको जंगल से, वो इसका इस्तेमाल करते। प्लस खाना यदि पकाते भी थे, तो वो जो है साल और महुआ के पेड़ों के बीजों से पकाया करते थे। ठीक? और दवाइयों का इस्तेमाल भी वो जो इनकी प्रकृति से इनको जो भी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के प्लांट्स होते थे, उसको यूज़ करके वो यूज़ करते थे। ठीक है? और इसके अलावा इनको और जब किसी और चीज़ की ज़रूरत होती थी या फिर कुछ ऐसे मार्केट थे जहाँ पे कि इनकी चीज़ें बिका करती थी, वहाँ जाके इनको बेचते थे। और जिन लोगों के पास अ रंगों का, यानी जैसे आपकी जो चमड़े का काम कर रहे हैं या जो कपड़े बना रहे हैं, तो उनको कलर करना होता था अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है? तो इनके पास जो कुसुम और पलास के फूलों का रंग रहा करता था, तो वो इनसे लिया करते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है ये जाके मार्केट में बेचते थे। ओके। अभी इन सब चीज़ों के अलावा जो आपका अनाज होता है, जैसे कि आपका चावल हो गया या बाकी अनाज हो गया, ओके, तो ये जो इनको फॉरेस्ट में उगा नहीं पाते थे, तो उसके लिए क्या करते थे, ये चीज़ों का आदान प्रदान, ठीक है, उसके बदले में अपनी चीज़ देते थे। और मतलब इनको जंगल से जो भी बहुत कीमती सामान इनके पास था,
ठीक? तो वो इन्होंने जो है चावल के बदले में दे दिया, ठीक? उसके बदले में फिर उन्होंने अपना सामान उस व्यक्ति को दे दिया, ठीक है? तो इसमें रिटर्न मतलब एक एक्सचेंजिंग प्रक्रिया जो यहाँ पे चला करती थी, ठीक है? और दूसरे तरीके से और जो इनकी और जो प्रक्रियाएँ थीं कि भई किस प्रकार से ये चीज़ों को खरीदा करते थे। तो उसमें इनके पास जो थोड़ा बहुत अर्निंग्स रहता था, यानी जो इन्होंने कमाया होता था, यानी अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, चाहे फल हो, फूल हो या फिर कोई मेडिसिनल श्रब हो, तो ये जो भी बेचते थे या अ फूलों का जो कलर बनाते थे उसको बेचते थे, जो पैसा मिलता था इनको, वो थोड़ा बहुत जो बचता था उससे ये अपनी बाकी सामान को ले लिया करते। ओके, अब इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कि गाँव में या फिर शहरों में जाके कुछ ऐसे काम करते थे अ, जो कि कुछ अन्य ट्राइबल्स के द्वारा जो है लोअर कैटेगरी का माना जाता था, ठीक? क्योंकि इनके साथ ये ऐसा होता था क्योंकि जब ये जंगल में किसी एक एरिया में बहुत दिनों तक रह गए, तो वहाँ पे किसी परिस्थितिवश अगर वो जो प्रोडक्ट है उसकी कमी हो गई, ठीक है? यानी अब उनके पास इतनी सप्लाई नहीं है, तो अब वो खाएँगे क्या? तो इसके चक्कर में वो जो है काम की तलाश में जो है बाहर आते थे और फिर वो मज़दूर बन जाते थे, यानी रोड कंस्ट्रक्शन के काम में या फिर किसी के खेत में मज़दूर के काम में या फिर साफ-सफाई के काम में, ठीक है, लगते थे। लेकिन इसके संदर्भ में जो एक बैगास की बात की गई है, जो कि सेंट्रल इंडिया के ट्राइब थे, वो इन चीज़ों को जो है निम्न कोटि के माना करते थे क्योंकि उनका कहना था कि हम जो है जंगल के अ, वासी हैं और हमारा जो भी लाइफ है, वो जो है जंगल के ऊपर बेस है, हम लोग शुरू से वहीं रहते आए, तो अब हमको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम जो है किसी के अंडर में काम करें। एज़ अ लेबर हम लोग जो है वो काम करना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा कहना था आपका बैगा ट्राइब्स का। ओके, अब अब इसके अलावा जो इनकी एक समस्या थी ट्रेडिंग में जैसे ट्राइबल ग्रुप्स थे, तो इनको अ, कई बार ज़रूरत पड़ती थी कि भई चीज़ों को खरीदें और बेचें, क्योंकि उनको खाने की ज़रूरत होती थी, ओके? बिकॉज़ दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस विदिन द लोकेलिटी, यानी कुछ ऐसे खाने के सामान जो कि वो पैदा नहीं कर पाते थे ज़मीन पे। तो इसके लिए वो जो व्यवसायी थे, जो पैसा उधार देने वाले थे, उसके ऊपर जाके डिपेंड हो जाते थे, ठीक है? क्योंकि जो ट्रेडर्स थे, वो बहुत सारी चीज़ें लेके आते थे बेचने के लिए। ठीक? और वो जो सामान बेचते थे इनको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में बेचते थे। तो अब इसको खरीदने के लिए वो लोग क्या करते थे, मनी लेंडर के पास जाते थे उधार लेने, ठीक? तो अब जब उनको पैसा मिल जाता था इससे, तो वो अब बदले में आपका पैसा वापस भी तो लेगा, ठीक है? तो अब इसके अलावा जब वो इंटरेस्ट चार्ज करता था, जब इनको पैसा वापस करना था, तो उसके एवज़ में इनका जो लोन जो इन्होंने लिया था, वो बहुत इनको महँगा पड़ता था, ठीक? तो ट्राइबल्स के लिए जो ये आपका एक मार्केट था और कॉमर्स था, यानी ट्रेडिंग की जो चीज़ें थी, इनका मतलब था इनके लिए कर्ज़ा और उसके बाद इनकी गरीबी। इसीलिए धीरे-धीरे इन लोगों को जो है मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स से नफ़रत होने लग गई क्योंकि उनको लगा कि ये ही लोग हैं जो हमारी इस परिस्थिति के लिए ज़िम्मेदार हैं, ओके? और आपका जो इनका नेक्स्ट एक्टिविटी था वो है आपका हर्डिंग एनिमल्स यानी पशुओं का पालन, ठीक? तो इसमें जो है ये अपने पशुओं को लेकर यहाँ से वहाँ घूमते थे, ठीक? यानी कहीं भी अगर आपकी जो घास है उनके पशु जो चरा करते थे वो एग्ज़ॉस्ट हो गई, ख़त्म हो गई, तो फिर वो दूसरे एरिया की तरफ मूव करते थे। इसमें आपने बहुत से ट्राइब्स के बारे में देखा जैसे आपके वन गुज्जर्स पंजाब के, देन योर लबदीज़ ऑफ आंध्र प्रदेश, देन योर गड्डीज़ जो कि शेफ़र्ड थे, फिर बकरवाल्स जो कि आपके गोट्स रियरिंग का काम किया करते थे, ओके? और इसके अलावा हमने और आपका देखा था कि आपके ऐसे ट्राइब जो कि एक जगह सेटल होके खेती का काम करते थे, ओके? दे वे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ सेटल्ड कल्टीवेशन, राइट? सो व्हेन दे स्टार्टेड द कल्टीवेशन देन दे बिगैन टू सेटल इन अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी पहले जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कंटिन्यूअसली मूव करते थे, एक साल पे यानी हर एक साल पे मूव करते थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। अब वो एक जगह पे सेटल हो गए, उन लोगों ने वहाँ पे खेती शुरू की। अब जब वो सेटलिंग शुरू हुई, बहुत सालों तक एक ज़मीन पर रहने लग गए, तो उन लोगों के पास वहाँ पे उस ज़मीन के ऊपर अधिकार हो गया, यानी वो ज़मीन के मालिक बन गए। अब इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया आपको मुंडास का, जो कि छोटा नागपुर के ट्राइब हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो ज़मीन थी वो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं होती थी, वो पूरे की पूरे क्लैन की थी। यानी उस पूरे ट्राइब का जो क्लैन है, कम्युनिटी है, उसकी ज़मीन हुआ करती थी और उस क्लैन के जितने मेंबर्स हैं, वो सारे जो हैं उनके मालिक थे। क्योंकि उनके जो ओरिजिनल सेटलर्स थे, यानी उनके जो पूर्वज थे, वो सबसे पहले यहाँ आके बसे, उन्होंने ज़मीन पे खेती शुरू की, तो हम चूँकि उनका वंश हैं, तो हम सारे इनके मालिक हुए। ओके? तो इस हिसाब से इनकी जो उस पे हिस्सेदारी बनती थी। ओके? नाउ अब इसमें क्या होता था, कुछ एक ऐसे लोग शक्तिशाली जो ज़्यादा थे, ठीक है?
तो वो पावरफुल हो जाते थे, और पावरफुल होने के बाद वो अपने आप को चीफ डिक्लेयर करते थे और बाकी लोग बन जाते थे उनके फॉलोअर। ओके, अब ये जो पावरफुल मैन थे यानी जो शक्तिशाली हो गए, वो फिर खुद ज़मीन पे काम नहीं करते थे, वो बाकी लोगों से अपनी ज़मीन पे काम करवाया करते थे। ठीक है, उनको रेंट पे देके लैंड। ओके, अब जो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, इन्होंने ट्राइबल ग्रुप में डिफ्रेंसिएशन कर रखी थी, क्योंकि उनके हिसाब से जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स जैसे गोंड्स और संथाल्स, ये इनको जो है थोड़ा सा उच्च कोटि के माना करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये चूंकि एक जगह पे रह रहे हैं तो ये सिविलाइज्ड हैं, और आपके जो हंटर गैदरर्स हैं जो कि शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स करते हैं, ये सब जो है असभ्य हैं। ओके, और जो जंगल में रह रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उनको ये लोग वाइल्ड कहा करते थे कि वो लोग जंगली हैं, असभ्य हैं। ओके, और उन लोगों को सेटल करने की आवश्यकता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को बहुत चिंता थी ट्राइबल्स की, वो उनके लिए कुछ करना चाहते थे या उनको सेटल करना चाहते थे। ठीक, इसके पीछे इनकी एक बहुत बड़ी मंशा थी, और वो थी इनसे रेवेन्यू लेने की। यानी आपके पकड़ में तो वही आएगा ना जो आपके सामने सेटल है, यानी कहीं जो आना है ना जाना है। ठीक है, यानी जो ज़मीन का मालिक है, जो अपनी ज़मीन को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है, आप रेवेन्यू सिर्फ उससे ले सकते हैं। लेकिन जो लगातार मूव कर रहा है यहाँ से वहाँ, ठीक, तो आप उससे रेवेन्यू किस प्रकार से लेंगे? तो ये सब इनकी एक कूटनीति थी। ठीक है, रेवेन्यू वसूल करने के लिए, जिसकी वजह से ये लोग इस प्रकार की चीज़ें उसमें डाला करते थे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम आपका नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। यानी अभी तक तो हमने ये देखा कि ट्राइब्स कौन है और किस प्रकार के इनका लाइफ था, कस्टम्स था, राइटुअल्स था, जीने का तौर तरीका, किस प्रकार से पूरे के पूरे प्रकृति पर निर्भर रहते थे और बहुत खुश भी थे। ठीक, लेकिन उसके बाद जब इनकी ज़िंदगी में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, जब बाहर के लोग इनके जंगलों में घुसे, तो उनकी वजह से इनकी लाइफ किस प्रकार से बदल गई। ठीक, और जो अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर आके अपना कॉलोनियल रूल शुरू किया, यानी उनको जब अपना उपनिवेश बनाया, तब उनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ, वो अब आप इसमें देखेंगे। ओके, सो नाउ सी द चैप्टर नाउ, द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यानी अंग्रेज़ों के आने के साथ ही आपके ट्राइबल्स के जो ग्रुप थे उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो हम चीफ की बात कर रहे थे अभी, यानी अभी जो हमने पढ़ा था कि ट्राइबल्स जब एक जगह रह के सेटल्ड कल्टीवेशन करने लग गए तो ज़मीन के मालिक बन गए। ठीक, फिर उसमें जो कुछ एक लोग पावरफुल थे उन्होंने अपने आप को चीफ घोषित कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि मैं अब ज़मीन का मुखिया हूँ और ये ज़मीन मेरी है, और अब आप सब मेरे मेरी तरफ से, यानी मैं आपको ज़मीन अपनी तरफ से दे रहा हूँ रेंट पे, और आप इस पे खेती का काम करेंगे। ठीक, तो ये जो चीफ थे जो कि बहुत पावरफुल हो गए थे, तो इनके साथ क्या हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद। सुनाओ, before the arrival of British. In many areas, the tribal chiefs were important people. यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले ये जो आपके ट्राइबल चीफ्स थे यही मेन थे, इनकी जो है पावर चलती थी। ठीक, और इनको बहुत सारा इकोनॉमिक पावर था, यानी आर्थिक व्यवस्था, यानी सारा का सारा जो इकोनॉमी था उसके बारे में सारा पावर इनके पास है, यानी हर तरीके का ये उसका फैसला ले सकते हैं और लोगों के ऊपर शासन कर सकते हैं। और जो टेरिटरीज इनके अंडर में है, जहाँ पे लोग सेटल हैं, ये सारी कंट्रोलिंग उनके हाथ में रहती थी। ओके, और कुछ जगहों में तो इनकी दे हैड देयर ओन पुलिस। ठीक, यानी इनकी अपनी पुलिस भी रहती थी, और वो जो है जो लैंड के और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लोकल रूल्स थे उसमें भी ये अपनी जो है डिसीजंस दिया करते थे, यानी पूरी तरीके से यहाँ के शासक थे। ओके, तो ये छोटे मोटे आप इनको राजा मान सकते हैं वहाँ के। ठीक, तो ये ट्राइबल राजाओं के साथ, चीफ्स के साथ क्या हुआ। तो नाउ अब जब आपका ब्रिटिश रूल शुरू हुआ, जब ब्रिटिश आ गए, सो द फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड कंसिडरेबली। अब ब्रिटिश के आने के बाद इनका जो इकोनॉमिक पावर था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था, इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। नाउ सी, they were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by the British officials in India. अब जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने इनके ऊपर अंकुश लगाया, उन्होंने कहा कि अब आपने जो अपना लैंड टाइटल लिया है, यानी आप अपने आप को जब चीफ कहते हैं ट्राइबल का, तो अब आप इस पूरे एरिया, इतना बड़ा टेरिटरी जिसको आप अपना बता रहे हैं, अब इतनी बड़ी टेरिटरी आपकी नहीं होगी, बस कुछ गांव ही आपके अंडर में आएंगे। ठीक है, आप ज़मीन तो आप दूसरों को दे सकते हैं रेंट पे खेती करने के लिए। ठीक है, यानी कुछ बहुत अधिकार इनके पास थे, लेकिन बहुत सारे प्रशासनिक अधिकार जो इनसे वो छीन लिए गए। अब लॉज जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स बनाया करते थे, जो भी नियम कानून ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा बनाए जाते थे, वे इनको मानने पड़ते थे। नाउ दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। अब इनके ऊपर थोपा जाता था ट्रिब्यूट। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है,
ट्रिब्यूट में और टैक्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? यानी टैक्स टैक्स नहीं, ट्रिब्यूट इनको क्या कहा जाता है कि आप हमको गिफ्ट दीजिए। टैक्स तो भई आपसे रेगुलर बेसिस पे लिया जाएगा, आपको देना ही देना है कंसिडरेबल टाइम में। लेकिन ट्रिब्यूट का मतलब आपका जब मन करे आप दीजिए, लेकिन आपको देना है। यानी जंगल से आपके पास जो कुछ भी है, जो भी जंगल में है, आप हमको गिफ्ट के रूप में आप हमको प्रदान कीजिए। एंड द डिसिपल ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है? यानी जो भी ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनको जो है इस प्रकार से ब्रिटिशर्स को जो है उनको अपना गिफ्ट जो है वो देना पड़ता था। नाउ दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमॉन्ग्स द पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। अब इसके बाद इनके बहुत सारे जो पावर थे, जो उनका शासन व्यवस्था था, वो सब कुछ खत्म हो गया। यानी लोगों के ऊपर जो इनकी एक कंट्रोलिंग थी वो खत्म हो गई। और अब इनकी जो पारंपरिक फंक्शंस थे, ठीक है, वो सब ये लोग परफॉर्म अब नहीं कर पाते थे। यानी ब्रिटिश के आने के बाद ट्राइबल्स में जो चीफ थे, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव देखने में आया। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये जो आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे ट्राइब्स, उनको ब्रिटिश ने किस प्रकार से अफेक्ट किया। सी नाउ, द ब्रिटिश वेयर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम। ठीक, अब अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों के साथ थी जो कि यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो अब इनका अपना कोई घर तो है नहीं कि जहाँ पे आप जाके इनको पकड़ लेंगे। सो व्हाट दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीसेंट कल्टीवेटर्स। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि ये जो घुमंतू जाति है ट्राइब्स की, ये अब किसी एक जगह में सेटल हो जाए, वहाँ पे रहे, ठीक है, और ये पीसेंट कल्टीवेटर बन जाए। यानी पूरी तरीके से ये किसान हो जाए, आपका खेती का काम करें। क्यों? कारण ये था कि जब आपके पीसेंट्स एक जगह में सेटल रहेंगे, तो ये बहुत आसान होगा कि अंग्रेज उनको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और उन पे शासन कर सकते हैं। लेकिन वे व्यक्ति जो हमेशा यहाँ से वहाँ मूव करते रहेंगे, ब्रिटिश उन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ब्रिटिश की बहुत ज़्यादा मंशा थी कि ये लोग जो हैं सेटल्ड पीसेंट कल्टीवेटर बन जाएं। नाउ, अब दूसरी चीज़, अब ये इनको सेटल क्यों करना चाहते थे। सी, द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। ठीक, अब इनको चाहिए था रेवेन्यू अपने स्टेट के लिए, क्योंकि इनको अपने खर्चे निकालने थे। तो वो रेवेन्यू जब इन लोगों से वसूल करेंगे तभी तो इनका खर्चा निकलेगा, ठीक है, और वो भी रेगुलर, यानी एक पीरियोडिक टाइम पे, ठीक है ना, रेगुलर होना चाहिए, वो इनकम टूटना नहीं चाहिए। तो ये इनकी मंशा थी। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है, जितनी भी ज़मीनें थीं उसको इन लोगों ने नापा, मेजर किया, और दे डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। यानी उन्होंने ज़मीन नापी और ज़मीन नाप के हर एक इंडिविजुअल को कहा कि ये ज़मीन आपकी है, आप इसके मालिक हैं, और अब चूंकि आप इसके मालिक हैं, आप इस पे खेती कर रहे हैं, तो अब इतना प्रतिशत डिमांड जो है आपको अपने स्टेट के लिए देना पड़ेगा। ओके, अब इसमें कुछ पीसेंट थे, उनको क्या किया गया, लैंड ओनर्स डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब कुछ किसान उठा के इन लोगों ने कहे कि आप ज़मीन के मालिक हैं, और दूसरों को कहा कि अब आप इनके अंडर में खेती का काम करेंगे, ठीक है। टीनेंट्स, टीनेंट्स का मतलब आपको पता है, जो कि लैंड ओनर्स को रेंट देंगे, ठीक है। द टीनेंट्स वेयर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। यानी जो लैंड ओनर हैं, ठीक, यानी आपका टीनेंट आप समझ लीजिए, ये टीनेंट है, तो टीनेंट आपका ब्रिटिश और आपके लैंड ओनर्स के बीच में है। अब ये टीनेंट और लैंड ओनर दोनों आपके ट्राइबल ही हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, लैंड ओनर को कहा कि आप रेवेन्यू पे करेंगे, ठीक है। यानी लैंड ओनर जो है वो रेवेन्यू पे करेगा ब्रिटिश को, लेकिन ये कहाँ से लाएगा रेवेन्यू, टीनेंट इसको रेंट पे करेगा, यानी इसको बना दिया मालिक, यानी इस जमीन के मालिक आप हैं, ठीक। अब ये जो टीनेंट है, ये आपकी भूमि पे खेती का काम करेगा और बदले में आपको किराया देगा, और वही किराया बतौर रेवेन्यू आप हमको पे करेंगे। ओके, तो इस तरह का सिस्टम जो है ब्रिटिश ने उस टाइम अडॉप्ट किया। नाउ सी, द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। लेकिन इतनी चालाकी के बावजूद भी इनको जो है उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। क्यों? इसका कारण ये था कि जो सेटल्ड प्लॉ कल्टीवेशन था, ओके, यानी कहीं एक जगह रुक के सेटल होके हमेशा के लिए वहाँ पे खेती का काम करना एक ही जगह पे, वो इसलिए आसान नहीं था क्योंकि हमेशा पानी जो है हमेशा आराम से वहाँ पे लोगों को ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं हुआ करता था, क्योंकि कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे कि पानी कम था या कि मिट्टी ड्राई थी, ठीक, तो वहाँ पे ये लोग हमेशा के लिए खेती कैसे करेंगे। एंड
द झूम कल्टिवेटर्स हु टुक टू प्लॉ कल्टिवेशन ऑफन suffered. अब ये झूम कल्टिवेटर्स आखिर ये घूम घूम के खेती क्यों किया करते थे? क्योंकि इनको पता था कि भाई इस ज़मीन पे आपका पानी है, इस ज़मीन पे जो मिट्टी है वो कितने दिन तक हमको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी, या ये एरिया में मिट्टी की फर्टिलिटी कैसी है, पानी कम है या ज़्यादा है। तो इसी हिसाब से लोग घूम घूम के अपना काम जो है वो खेती का किया करते थे। लेकिन ये बात जो है अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आई, और उनको लगा कि वे जो है हर एरिया में रुक के प्रॉपरली कल्टीवेशन करके हमको रेवेन्यू जनरेट करके दें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर एरिया हर प्रकार से वाटर और सॉइल के हिसाब से कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं था। ओके, so since their fields did not produce good yields, ठीक, so the झूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद their ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो अब जब इनको फोर्स किया गया कि आप एक जगह रुक के सेटल कल्टीवेशन कीजिए, और पानी की कमी से और सूखी मिट्टी की वजह से जब इनकी फर्टिलिटी, जब इनकी जो उपज थी वो अच्छी नहीं आई, तब इन लोगों को परेशानी होने लग गई। तब जो आपके नॉर्थ ईस्ट के झूम कल्टीवेटर्स थे उन्होंने कहा कि अब हमको अपने पुराने तरीके से ट्रेडिशनल कल्टीवेशन करने दीजिए। ओके, सो फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो जब उन लोगों ने बगावत की, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तब ब्रिटिशर्स को जो है इनको अलाउ करना पड़ा कि ठीक है, कुछ एरियाज़ में जहाँ पे कि मिट्टी सूखी है या पानी कम है, आप लोग जो है घूम घूम के खेती का काम जो है वो कर सकते हैं। तो इन्होंने अलाउ किया मजबूरी में। ओके, अब देखिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, यानी अब किस प्रकार अंग्रेज़ों के द्वारा जंगल के कानून बनाए गए और उनका इन ट्राइबल्स के ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट देखने में आया। नाउ द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। ठीक है, अभी तक तो आपको अच्छे समझ में आ गया कि जो ट्राइबल्स थे उनका जीवन सीधे सीधे तौर पर जाके जंगलों से जुड़ा हुआ था। ठीक, तो अब द चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉज हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ्स। अब ये जो कानून बनाया इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने जंगल को लेकर, वो इन लोगों की लाइफ में अच्छा इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितने भी फॉरेस्ट थे, ओके, उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया इन लोगों ने। ठीक, और उन्होंने कहा कि जो जंगल है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है ना। अब ये जो राज्य है उसके अधीन में सारे के सारे जंगल आ गए। अब उसमें से कुछ फॉरेस्ट को उन लोगों ने कहा कि ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट का मतलब ये हुआ, दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड, यानी ये ऐसे जंगल हैं जिसमें जो भी लकड़ियां हो रही हैं वो लकड़ियां अब जाएंगी ब्रिटिशर्स को। तो ये हो गए रिजर्व्ड फॉरेस्ट, यानी यहाँ पे आप लोग जा नहीं सकते हैं। सो द फॉरेस्ट पीपल वे आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली एंड प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। तो सीधे सीधे लोगों ने ट्राइबल्स के ऊपर अंकुश लगा दिया कि वो जंगल जहाँ पे वो इतने सालों से रहते खाते घूमते आए थे, अब उन पे अंकुश लगाया कि आप इस जंगल में अब जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, कलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जंगल अब ब्रिटिशर्स का है। ओके, सो हाउ वेयर झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन। अब वे ट्राइबल्स जो कि इतने सालों से झूम कल्टीवेशन पे ही डिपेंड है, उनका लाइफ उसी से चल रहा है, तो वो कैसा जिंदा रहेंगे। ओके, तब इस सिचुएशन में क्या हुआ, इन लोगों को मजबूर होकर जंगलों से बाहर आना पड़ा काम करने के लिए, क्योंकि जिंदा तो रहना है। जिंदा रहने के लिए खाने को चाहिए, और खाने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा, काम करने के लिए। तो ये बेचारे काम की तलाश में जंगलों को छोड़कर बाहर की तरफ आने लग गए। सुनो, बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। अभी ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया, ट्राइबल्स को वहाँ पे जाने से मना कर दिया, लेकिन इसके बाद में इनको समझ में आया कि अब उनको रोकने से हमको किस प्रकार की समस्या आएगी। ठीक है, तो अब चूंकि ट्राइबल्स नहीं हैं तो काम कौन करेगा। ठीक, यानी इनकी जो रेलवे स्लीपर्स बनाने होते थे उसमें जो लकड़ियों का इस्तेमाल होता था, तो उसमें जो लॉक्स यानी बड़े बड़े जो आपकी लकड़ी के गट्ठे हैं वो उठाएगा कौन, किस प्रकार से वो ट्रीज को कौन काटेगा, कौन उसको वहाँ से हटाएगा, कौन लोड करेगा। तो ये सब मजदूरी का काम करने के लिए फिर अब इन लोगों को समझ में आया कि हमने ट्राइबल्स को यहाँ पे मना करने के लिए, आने के लिए जो मना किया, हमने यहाँ पे गलती की है। ठीक है, तो इन लोगों ने इसका एक रास्ता निकाला। ओके, सो दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर्स अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट
These on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest. अब देखिए इन्होंने क्या चालाकी दिखाई यहाँ पर। इन्होंने कहा कि ठीक है, जो झूम कल्टीवेशन करते हैं उनको हम थोड़ी सी ज़मीन दे देंगे, ठीक है, यानी जंगलों में आपको हम ज़मीन दे रहे हैं, आप उस पर खेती कीजिए, लेकिन हमारी एक शर्त है, और शर्त ये होगी कि जो भी गांव में रह रहा है, ठीक है, यानी जो गांव में रहेगा, जो उस जंगल के लैंड पे खेती करेगा, उसको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपनी मजदूरी देनी पड़ेगी, यानी वहाँ पे काम करना पड़ेगा और जंगलों की देखभाल करनी पड़ेगी। ओके, so in many regions in the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor। ठीक है, तो इसी मंशा के साथ इन लोगों ने जो है बहुत से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किए फॉरेस्ट विलेजेस में, ताकि इनको रेगुलरली जो है सस्ते तौर पे जो है मजदूर मिल सके जो इनके लिए काम करें। ओके, नाउ सी मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉस। अब इसमें बहुत से ट्राइबल्स थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। ओके, उन्होंने कहा कि ये कानून जो है हमको स्वीकार नहीं है। सो दे डिसओबेड द न्यू रूल्स, continued with practices that were declared illegal and at times rose in open rebellion। ठीक है, तो इन लोगों ने बहुत जगह पे अपने जो काम थे कि भाई हम हंटिंग भी करेंगे, हम झूम कल्टीवेशन भी करेंगे, ठीक है, इन लोगों ने उसको इलीगल तरीके से शुरू किया। इलीगल क्या है, तो उनका काम ही था, इलीगल तो ब्रिटिश की नज़र में था। ओके, और जब उनको नहीं किया जाता था फिर वो क्या करते थे, विद्रोह करते थे। और उसी का एक एग्जाम्पल है रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा इन 1906 इन आसाम। तो इसी के संदर्भ में एक आंदोलन हुआ था, एक विद्रोह हुआ था आसाम में 1906 में, जिसे नाम दिया गया सोंग्राम संगमा। ओके, एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। इसके अलावा 1930 में एक फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था सेंट्रल प्रोविंसेस में। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल है जहाँ पे कि ट्राइबल्स ने विद्रोह किया। नाउ सी द प्रॉब्लम विद द ट्रेड। Okay, during the 19th century, tribal groups found that traders and moneylenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans, and asking them to work for wages. Okay, अभी इसमें ट्राइबल ग्रुप्स ने धीरे धीरे इस बात को महसूस किया कि अभी बाहर से जो व्यवसायी आ रहे हैं, जो ये पैसा हम लोग को उधार देते हैं, ठीक है, ये जो है फॉरेस्ट में अक्सर आ रहे हैं। ठीक, और इनकी मंशा क्या होती है, वो या तो जंगल के जो उत्पाद होते हैं उनको खरीदना चाहते हैं, ठीक, या फिर वो हमको लोन देते हैं कैश के रूप में कि भाई हम आपको लोन दे रहे हैं, बाद में आप चुकता कर देना। ठीक, और दे आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, और आप हमारे यहाँ काम कीजिए और बदले में हम आपको फिर पैसा देंगे। ओके, सो ये इनकी जो गेम था, ये इसको समझने में लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा। इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग। यानी चूंकि आदिवासी लोग बेचारे भोले भाले थे, सीधे थे, तो ये शुरू में इस गेमिंग को समझ नहीं पाए, ये लोग इनके चक्कर में फंस गए। लेकिन धीरे धीरे जब इन लोगों की स्थिति दयनीय होने लगी, जब इन्होंने देखा कि हमारी लाइफ कैसे स्पॉइल हो रही है, तब इनको समझ में आया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ओके, सुनाओ, अभी इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको सिल्क ग्रोवर्स, यानी जो सिल्क बनाते थे, सिल्क पैदा करते थे कोकून से, सिल्क वर्म के। ओके, सो इन द 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। अब 18वीं शताब्दी में आपका जो भारत का सिल्क था वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था आपका यूरोपियन मार्केट्स में। सो द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली। ठीक, अब चूंकि इंडियन सिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ओके, और इसकी डिमांड भी बहुत प्रॉपर थी, तो ये जो है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में जो है ये इंडिया के बाहर जो है इसको बेचा जाता था, तो इसकी मार्केट जो है वो बहुत बढ़ गई थी। सुनाओ, इसकी वजह से जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ओके, इन लोगों ने जो है सिल्क प्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर देना शुरू किया, क्योंकि इनको भी समझ में आया कि जब इतनी वाइड स्प्रेड मांग है, इतना बड़ा मार्केट है, जब हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा भारत में पैदा कराएंगे तो उतना ही ज़्यादा हमको मुनाफा होगा। राइट, नाउ सी हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वॉज एन एरिया वेयर द संथाल्स रियर्ड कुकुन। अब इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि झारखंड में जो हजारीबाग नाम का स्थान है, ओके, जिसको कि यानी पहले आप इसको हजारीबाग कहा करते थे, लेकिन आज के टाइम में आज इसको झारखंड कहते हैं। तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पे संथाल जो है वो कुकुन्स को पालते थे, यानी सिल्क वर्म्स पालते थे सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए। राइट, सुनाओ, द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट in their agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons। अब इसमें जो व्यापारी थे, ठीक है,
तो वे अपने एजेंट भेजा करते थे, ठीक है, यानी उनके जो इंटरमीडियरी थे उनको भेजा करते थे कि आप जो है जो ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं उनको आप लोन दीजिए और उनसे आप कुकून खरीदिए, ठीक है, उनसे कुकून लीजिए आप। सो नाउ हियर देखिए वो किस प्रकार से डीलिंग करते थे। द ग्रोअर्स वेयर पेड ₹3 to ₹4 फॉर 1,000 कोकून्स, ठीक है, किस प्रकार के इन लोगों ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमको 1,000 कोकून देंगे, ठीक है, तो इसके बदले में हम आपको 3 से 4 रुपया देंगे, यानी 3 से 4 रुपए 1,000 कोकून के ऊपर, राइट। दीज वेयर देन एक्सपोर्टेड टू बुर्दवान और गया, ठीक। अब ये जो एजेंट थे इन्होंने जब ट्राइबल लोगों से इतने सस्ते दाम में कोकून खरीदा, फिर उसके बाद इसको लोग बुर्दवान और गया में एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, वेयर दे वेयर सोल्ड एट 5 times द प्राइस, यानी सोचिए इतने सस्ते दाम में इन्होंने ट्राइबल से लिया और इसको 5 गुना ज़्यादा दाम में इसको बाहर जाके बेचा। अब ये जो मीडियरी मिडिल मैन है, ठीक है, ये जो बीच का व्यक्ति है इसको क्यों बुलाया जाता था? इसका कारण ये था कि ये जो है डील को अरेंज करते थे। किसके बीच में? सी, बिकॉज दे अरेंज द डील बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द सिल्क ग्रोअर्स, यानी ये जो मध्य का व्यक्ति था वो जो बेचेगा, ठीक है, और जो सिल्क को बेचेगा और जो उसको पैदा करेगा उसके बीच का डील ये कराता था, ओके। और ये बीच में लोग फिर बहुत ज़्यादा पैसा उसको कमाया करते थे, राइट। अब जो इसमें सिल्क ग्रोअर था सबसे ज़्यादा घाटा इसी को हुआ करता था, ठीक, यानी सबसे कम पैसा यहाँ पे जो ट्राइबल्स थे उनको मिलता था। सो अंडरस्टैंडेबली मेनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। अब धीरे धीरे जब इन लोगों को समझ में आया तब इनको पता चला कि ये इनके कितने बड़े दुश्मन हैं, राइट। सुना, द सर्च फॉर वर्क, the plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse. अब इन सब परिस्थितियों से परेशान होकर कुछ ट्राइबल्स ऐसे थे जो कि काम की तलाश में जो जंगल छोड़ के बाहर जाया करते थे, तो इनकी स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय हुआ करती थी। कैसे? सो फ्रॉम द लेट 19th century टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप, ठीक है। अब 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जो आपकी चाय, ठीक है, चाय की जो खेती थी वो बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गई, ओके। और आपकी माइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। ये दो इंडस्ट्री जो हैं आपकी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, तो अब इसमें काम करने के लिए मजदूर चाहिए थे, तब यहाँ पे काम लगता था ट्राइबल्स का। तो बहुत बड़ी संख्या में जो है ट्राइबल्स को टी प्लांटेशन में आसाम में काम में लगाया जाता था और झारखंड के कोल माइंस में लगाया जाता था, ओके। और इनको लिया कैसे जाता था? दे वर रिक्रूटेड थ्रू द contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning homes। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ठीक, ये लोग जो है इनको काम कराते थे और इसके बदले में इनको बहुत कम पैसा देते थे और इनको इनके घर वापस नहीं जाने देते थे, ठीक है। तो ये थी लाइफ ट्राइबल लोगों की कॉलोनियल रूल के अंडर में। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोजर लुक। सो नाउ हियर, through the 19th and 20th centuries, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws and restrictions on their practices। अब चूंकि इनके जीवन में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया, ठीक है, इन लोगों को इनके जंगलों में घुसने से मना कर दिया गया, इनको गरीबी की तरफ ढकेला गया। उसके बाद ये बेचारे अपने जंगल छोड़ के बाहर काम करने की तलाश में निकले, वहाँ पे ये मजदूर बन गए, कामगार बन गए, और वो भी बहुत ही गरीबी के जीवन में चले गए, ठीक। तो अब इन सब चीज़ों में आपके बहुत से ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे छुटपुट जो कि कंट्री के बहुत से पार्ट में उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने जो भी लॉ बनाया है आप उसको चेंज कीजिए, ओके। से रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉज, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्रैक्टिसेस एंड द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय द ट्रेडर्स एंड द मनी लेंडर्स, ठीक। अब इन लोगों ने जो रिबेल किया उसकी मांगे क्या थी? तो पहले इन्होंने कहा कि आपने जो हमारे काम पे रोक लगाई है, ठीक है, कि हम जूम कल्टीवेशन ना करें, हम हंटिंग ना करें, हम फॉरेस्ट में ना घुसें, आप इसको बदलिए, ठीक। और जो नए टैक्सेस आपने हमसे लेने के लिए कहा है वो हम नहीं पे करेंगे, आप उसको बदलिए। फिर जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो हमारा अत्याचार, हमारे पर शोषण कर रहे हैं, आप उसको रोकिए, ठीक। तो इसी के अंतर्गत आपका जब कोल रिबिलियन हुआ था 1831-32 में, ओके, फिर आपके संथाल्स थे जो 1855 में, फिर आपका बस्तर रिबिलियन हुआ था सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, 1910 में, फिर वर्ली रिवोल्ट महाराष्ट्र में 1940, द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट। इतने सारे मूवमेंट आप देखिए कितने बड़े पैमाने पे जो है ट्राइबल्स ने विद्रोह करना शुरू किया, और इसमें जो आपके बिरसा साहब है जिनकी बात हो रही है, ठीक है, तो उसके बारे में अब आपको इसमें बताया जाएगा। तो अब इतने विद्रोह के बीच में ये जो बिरसा हैं
उनकी चर्चा आपसे की गई है। अब ही वॉज बॉर्न इन द मिड 1870s, द सन ऑफ अ पुअर फादर। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहुंडा, grazing sheep, playing the flute, and dancing in the local akhara. Forced by the poverty, his father had to move from place to place looking for work. तो बिरसा मुंडा साहब की जीवन कैसा था? ये एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिताजी जो हैं वो एक गरीब व्यक्ति थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के काम की तलाश किया करते थे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। और जो ये बिरसा साहब थे, ये बोहोंडा के जंगलों में जो है घूम के भेड़ चराया करते थे। और छोटे मोटे जो आपकी बांसुरी बजाना और अखाड़ा, ठीक है, लोकल अखाड़ा आप जानते हैं अखाड़ा किसको कहते हैं, वहाँ पे बच्चों की तरह जैसे एक जीवन होता है ना, वो इनका जीवन था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होने लगे तो यंग एज में उन्होंने जो है बहुत सी कहानियाँ सुनी मुंडा अपराइजिंग की। यानी पिछले दशकों में जो है पहले जो मुंडा अपराइजिंग, पहले जो रिवोल्ट हुए थे उसके बारे में इन्होंने बहुत सी कहानियाँ सुनी, ठीक। एंड सॉ द सिरदास लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। यानी कंटिन्यूसली कहानियाँ भी सुनते थे और जो सरदार थे, मुखिया थे, वो इनको बार बार कहते भी थे कि आप विद्रोह कीजिए, जो अंग्रेज़ आपके साथ कर रहे हैं उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, ओके। और ये लोग बातें करते थे गोल्डन एज की। यानी एक ऐसा वक्त when the Mundas had been free of the oppression of the Kus, and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. यानी ये एक ऐसी गोल्डन एज की बात करते थे, स्वर्णिम युग की, जहाँ पे कि जो आपके मुंडाज हैं उनको जो है जो इनके पुराने अधिकार थे ज़मीन के ऊपर के वो दोबारा इनको मिल जाएंगे और ये दिकूज का जो शोषण है उससे ये मुक्त हो जाएंगे, ओके। एंड दे सॉ देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन। अब ये जो पहले के इनके जो पूर्वज थे जो कि उस ज़मीन पे सबसे पहले आके इन्होंने सेटल होकर खेती करनी शुरू की, तो वो उनका ही अपने आप को वंशज कहते थे कि हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के बच्चे हैं हम लोग, ओके। सो फाइटिंग फॉर देयर लैंड, मुल्क की लड़ाई, यानी अपनी ज़मीन के लिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़नी है, ऐसा उन लोगों के दिमाग में था, ठीक है। तो रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम। यानी जो इनके जो लीडर्स थे जो कंटिन्यूसली इनको इस बात को याद दिलाते थे कि आप लेबर नहीं हैं, आप मजदूर नहीं हैं, आप इनके दास नहीं हैं, आप यहाँ के राजा हैं, आप शुरू से यहाँ पे शासन करते आए हैं, आप यहाँ के मालिक हैं, तो आप अपने उस अधिकार को वापस लीजिए, ठीक है। आप इनसे दबिए मत, आप अपने मुल्क को, अपनी ज़मीन को वापस से इनसे दोबारा अपने कब्जे में लीजिए, ओके। सो बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द सर्मन्स ऑफ मिशनरीज, ठीक है। अब बिरसा साहब जो है लोकल मिशनरी स्कूल में भी जाया करते थे। मिशनरीज कौन होते हैं? देखिए, अंग्रेज़ों के द्वारा जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लोग भारत में आए थे, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है, तो उनको मिशनरी कहा जाता था। तो ये लोग जो है यहाँ वहाँ घूम के अपने धर्म का प्रचार करते थे, तो वो लोग कुछ उपदेश देते थे। तो ये जो है एक छोटे मोटे किसी मिशनरी स्कूल में जाके मिर्ज़ा साहब वहाँ पे इन लोगों का उपदेश सुनते थे। एंड दे देयर टू ही हर्ड that it said it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights। तो वहीं पे इन्होंने सुना कि मुंडास के लिए ये पूरी तरीके से पॉसिबल है, संभव है कि वो फिर से जो उनका अधिकार है उसको वापस ले सकते हैं और उनका जो किंगडम था, जो स्वर्ग तुल्य जो उनका राज्य था, वो उसको वापस ले सकते हैं, और बशर्ते कि वो जो है एक अच्छे क्रिश्चियन बन जाएं, ठीक है। यानी उनको क्रिश्चियन बनने के लिए प्रेरित किया जाता था कि आप क्रिश्चियन धर्म को अपना लें और अपनी सारी खराब आदतों को आप छोड़ दें, ठीक है। और उसके बाद जो बिरसा साहब थे वो जो है वैष्णव प्रीचर्स के साथ भी रहे। वैष्णव प्रीचर यानी जो विष्णु के उपासक होते हैं, हिंदू धर्म, तो वहाँ भी उनके उपदेशकों के साथ, उनके गुरुओं के साथ भी वहाँ पे रहे, ओके। उन्होंने फिर जो आपका सैक्रेड थ्रेड भी पहना, सैक्रेड थ्रेड जैसे आप जानते हैं जिसको जनेऊ कहते हैं, ओके। और उसके बाद इन्होंने फिर क्या शुरू किया? ही बिगैन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पिटी। यानी जिसे हम कहते हैं ना कि अपने पापों को छोड़ देना, अच्छे कर्म करना, यानी अच्छाई को अपनाना, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों से बिरसा साहब बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक। नाउ बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी ऑफ द आइडियाज ही केम इन टच विद हिज ग्रोइंग अप ईयर्स, ठीक। अब चूंकि इनका आना जाना बहुत जगह था, कृष्ण मिशनरीज के भी बातों को सुना करते थे, वैष्णव धर्म के भी करीबी थे, तो बहुत सी चीज़ें इनके दिमाग में थी, ठीक है। जैसे जैसे बड़े होते गए तो बहुत से आइडियाज़ इनके दिमाग में थे, उनसे ही इन्फ्लुएंस थे, उनका प्रभाव था इनके ऊपर। सुनाओ, हिज मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। अब इनके दिमाग में आ गया था कि मुझे अपने जो ये आदिवासी समाज है इसको दोबारा से बनाना है, यानी इसको फिर से सुधारना है ना। तो इनके इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने जो है मुंडा से कहा कि आप की जो गंदी आदतें हैं,
ठीक है, जो भी आपकी बैड प्रैक्टिस है उसको आप छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले जो आपकी शराब पीने की आदत है, ठीक है, उसको आप छोड़िए। अपने गाँव की सफाई कीजिए और आपके जो जादू टोना और अंधविश्वास है उससे आप बाहर आ जाइए। ओके, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो यानी इनके विचारों से प्रभावित थे, उनसे इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी और उन्होंने अपने लोगों को ख़राब चीज़ें छोड़ने के लिए भी कहा। उसके बाद भी फिर जो बाद के वर्ष थे उसमें जो है ये जो आपके मिशनरीज़ थे और जो आपके हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे वो इसके खिलाफ हो गए थे। ओके, ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्सेस दैट वे रूइनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ, क्योंकि बाद में इनको इस प्रकार की विचार दिमाग में आए कि यही जो लोग हैं जो कि हिंदू लैंड ओनर्स हैं, बड़े बड़े जो ज़मीन के मालिक हैं और जो बाहर के लोग आए हुए हैं, ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं और इन्हीं की वजह से हमारा जीवन जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। सुनाओ, इन 1895 बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। 1895 में जो है बिरसा साहब ने अपने फॉलोअर्स को कहा कि आप दोबारा आपकी जो एक बहुत गौरवशील जो आपका इतिहास था आप उसको वापस से लीजिए, आप उसको छीनिए। ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, अ सतयुग, द एज ऑफ ट्रुथ, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields. देखिए बिरसा साहब का जो गोल्डन एज है, ठीक है, वो क्या था, यानी वो स्वर्णिम युग किस प्रकार से स्वर्णिम कहलाता था, क्यों कहलाता था। ठीक है, तो ये एक ऐसा युग था जो सच्चाई का युग था। तो ऐसे युग में आपके जो मुंडास थे ये बहुत ही अच्छा जीवन जिया करते थे। ठीक है, ये बांध बनाते थे, तटबंध बनाते थे, जो आपके झरने थे, जो नदियों का स्वच्छ पानी था उसको उसको इस्तेमाल में लाना, फिर आपके ट्रीज़ लगाना, बागीचे लगाना और खेती करना ताकि आप अपना जीवन निर्वाह कर सकें। फिर अपने किसी भी भाई बंधुक हो या फिर आपके रिलेटिव को मारना नहीं। ठीक है, सबके साथ भाईचारे के साथ रहना, सच्चाई से रहना। ठीक, तो ये सारा जो एक फीचर्स था आपका गोल्डन एज का, पास्ट का था। तो बिरसा चाहते थे कि लोग दोबारा जो है अपने ज़मीन पे काम करें, फिर से सेटल हो जाएं और दोबारा से अपने खेतों में फिर कल्टीवेशन का काम शुरू करें। ठीक, तो इन सब से क्या हुआ, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको लगा कि अब बिरसा साहब का पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, सो व्हाट वरिड ब्रिटिश ऑफिशियल्स मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट। उनको लगा कि ये बिरसा साहब की बहुत बड़ी एक राजनीतिक मंशा है, तो इससे जो है ब्रिटिश के अंदर बहुत बड़ा डर बैठा। सो फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मॉनीलैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। तो ब्रिटिश को ऐसा भान हुआ, उनको ऐसा एहसास हुआ कि ये मुंडा साहब जो कर रहे हैं, तो इनकी मंशा ये है कि ये अपने जंगलों से, अपने देश से जो मिशनरी हमारे आए हुए हैं, जो मनी लैंडर्स हैं, जो बड़े बड़े हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं और जो हमारी सरकार है, ये सबको वहाँ से भगाकर और अपना राज जो यहाँ पे कायम करना चाहते हैं और खुद यहाँ के मालिक बनना चाहते हैं। ओके, सो द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेस एज द कॉज ऑफ द मिशरी एंड द मुंडाज वेयर सफरिंग। ठीक, तो अब ये जो मूवमेंट शुरू हुई, तो इस मूवमेंट से ये समझ में आया ये जितनी फोर्सेस हैं, ठीक है, जितनी भी फोर्सेस है यही मेन जड़ हैं इनके परेशानी की, जिसकी वजह से जो मुंडास की ज़िंदगी जो है पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। ओके, नाउ सी द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। अब जिस प्रकार से इन्होंने लैंड पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, उसकी वजह से जो है इनका जो एक पारंपरिक तरीके का खेती का तरीका था, ज़मीनों को मेंटेन करने का तरीका था, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। अभी जो आपके हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे और जो मनी लैंडर्स थे, सो दे वर टेकिंग ओवर देयर लैंड एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। ठीक, तो अब ये किस प्रकार से इनको हानि कर रहे थे, तो आपके जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, यानी बड़ी बड़ी ज़मीनों के जो मालिक थे जिनका धर्म हिंदू था और जो आपको इनको जो पैसा उधार दिया करते थे, वो इनकी ज़मीनों पे धीरे धीरे अपना मालिकाना हक कायम कर रहे थे, यानी वो उसके मालिक बन रहे थे। और जो मिशनरीज थे, यानी जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वो इनके पारंपरिक संस्कृति का जो है आलोचना करने लगे, उसको क्रिटिसाइज करने लगे कि आपका जो ट्रेडिशन है वो असभ्य है और शालीन नहीं है। ओके, सो एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट। अब जैसे से इनका आंदोलन तेज होने लग गया, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया कि अब हमको इसके खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। तो इसके तहत 1895 में इन लोगों ने बिरसा साहब को अरेस्ट कर लिया एंड ही कन्विक्टेड हिम ऑन द चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। उन्होंने उनके ऊपर
चार्जेस लगाए, दोष लगाया कि आप विद्रोह फैला रहे हैं और उनको 2 साल की जेल दे दी। और जब बिरसा साहब दोबारा 1897 में जेल से बाहर आए तो उन्होंने विलेजेस में घूम घूम के लोगों से उनका सपोर्ट मांगा। ओके, एंड ही यूज द ट्रेडिशनल सिंबल्स एंड द लैंग्वेज टू रोज पीपल, अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावणा, दिकूज एंड द यूरोपियंस। अब जब ये जेल से बाहर आए, ये गांव गांव इन्होंने घूमा, लोगों का सपोर्ट हासिल किया। इन्होंने जो वहाँ की पारंपरिक जो चिन्ह थे, भाषा थी, उसका इस्तेमाल किया ताकि लोगों के अंदर की चेतना को जागृत कर सके, लोगों को जगा सके, उनकी हिम्मत को फिर से उठा सके। और उनसे वो रिक्वेस्ट करने लगे, ठीक है, उनसे उन्होंने कहा कि जो रावण है, रावण किसको कहा इन्होंने, दिकूस को, जो बाहर से लोग आए हैं, जो यूरोपियंस ब्रिटिश हैं, ये क्या है, ये रावण है, ठीक है, तो इनको आप लोग खत्म कर दीजिए, इसको मार दीजिए, एंड एस्टेब्लिश ए किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। ठीक है, तो बिरसा साहब ने कहा ये जो रावण है, रावण कौन है, दिक्कूज और यूरोपियन है, आप इसका वध कीजिए और एक नए राज्य की स्थापना कीजिए मेरी लीडरशिप के अंडर में, मैं आपका लीडर बनूंगा। सो नाउ बिरसा's followers began targeting the symbols of Diku and यूरोपियन पावर। ठीक, उसके बाद इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जो है दिक्कू के सिंबल को टारगेट करना शुरू किया। मतलब जो भी आपके फॉरेनर्स थे, जो बाहर से आए थे, यूरोपियन पावर थे, उन्होंने उसके ऊपर फिर हमला शुरू किया। और उसी के तहत जो बहुत से पुलिस स्टेशन थे, चर्चेस थे, उनके ऊपर इन्होंने हमला किया, अटैक किया। फिर जो माइलैंडर्स की जो संपत्ति थी, ठीक है, उस पर रेड मारी। ठीक, जो ज़मींदार थे, मतलब जितना भी पैसा हड़प के, ज़मीन सब हड़पी थी, ठीक है, जो भी इनके पास प्रॉपर्टी थी, उस पर इन लोगों ने जो है अटैक किया। ओके, अब इनका एक सफ़ेद रंग का झंडा था, उसको इन लोगों ने उठाया। ओके, द रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज के सिंबल के रूप में इन्होंने वाइट फ्लैग को फहराया कि ये जो है ब्रिटिश राज की जो है एक सिंबल है, उसको जो ये दर्शा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जो बिरसा साहब थे आपके 1900 में वो कॉलरा से पीड़ित हो गए। ठीक, अब उसके बाद आपका जो इतना बड़ा आंदोलन इन्होंने शुरू किया था वो फिर धीमी गति पे आ गया। However, the movement was significant in at least 2 ways। तो उन्होंने जो इतने बड़े आंदोलन को शुरू किया वो फेड हो गया, यानी वो धीमिल तो पड़ गया, लेकिन उसके बाद भी इससे बहुत बड़े 2 फायदे हुए। तो फायदे कौन से हुए, पहला, इट फोर्स द colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over by the Dikos। तो पहली चीज़, इन्होंने इतना तो इस कॉलोनियल रूल पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे इतना तो इन्होंने जो है दबाव बना दिया कि आप ऐसे नए कानून बनाइए ताकि उस कानून के द्वारा जो आपके आदिवासियों की ज़मीनें हैं वो दिक्कूज ना ले सकें, यानी इतनी आसानी से उनकी ज़मीनें हड़प ना सकें। और दूसरा, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस। और दूसरी, इन लोगों ने ये दिखा दिया कि हमारे अंदर, यानी आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, जो भोले भाले हैं, जिनको आप इतना वीक, इतना दयनीय और इतना असहाय समझते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, अपने गुस्से को जो है वो दर्शा सकते हैं, वो गुस्सा जो कि कॉलोनियल रूल के खिलाफ है। सो दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, इन्वेंटिंग देयर ओन राइट टू एज सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, तो उन्होंने अपने तरीके से सारा आंदोलन किया, विद्रोह किया, और उन्होंने फिर अपने तौर तरीके जो तो रिवाज थे, ठीक, उसके लिए आवाज़ उठाई, उसके लिए संघर्ष किया। ठीक है, तो ये है आपका पूरा चैप्टर। और अब इस चैप्टर में जो आपके बाकी बॉक्स अटेम्प्ट हैं और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज मैंने जो भी पढ़ाया है, आई होप आपको क्लास में समझ में आया होगा। और आपकी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, but still, so we are going to discuss the minor things which are left in this class in the next video. So till the next class we will meet again. Until that time, see you, bye bye.